आज हम 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में पढ़ेंगे। वित्त आयोग क्या होता है, ये कैसे काम करता है और 16वें वित्त आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी है, इसके प्रमुख बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो 16वां वित्त आयोग है, पहले तो बात करते हैं कि वित्त आयोग होता क्या है और ये संविधान में कहां पर वर्णित है। ठीक है, तो आर्टिकल 280 के तहत ये प्रावधान किया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा मतलब राष्ट्रपति महोदय जो है हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 5 साल। और कौन गठन कर सकता है इसको, प्रेसिडेंट गठन कर सकते हैं। ठीक है, कुल कितने सदस्य होते हैं भाई, इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं वो सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जो 16वां वित्त आयोग है वो कब गठित किया गया था आपका 31 दिसंबर 2023 में, और इसने कब से कार्य करना स्टार्ट कर दिया, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2021 तक। मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2021 तक के लिए। ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, हमारे माइंड में पहले यही क्वेश्चन आना चाहिए कि वित्त आयोग होता क्या है और वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, इसके क्या कार्य हैं। तो अनुच्छेद 281 के तहत आर्टिकल 281 में जो है इसके कार्य को परिभाषित किया गया है ना। तो ये क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच में करों का न्यायोचित वितरण करता है ना, कि भाई कोई भी राज्य हो उनके बीच में या केंद्र सरकार द्वारा जो भी टैक्स को वसूला जाता है या राज्य सरकार द्वारा जो भी टैक्स वसूला जाता है उसमें सभी राज्यों की या स्थानीय निकायों की जो हिस्सेदारी है वो बराबर, ना केवल राज्य से संबंधित ये करों का बंटवारा करता है, इसके अलावा ये स्थानीय निकाय मतलब नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से संबंधित करों का क्या करता है, न्यायोचित वितरण करता है। ठीक है, तो देन ये तो हो गया वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या होता है, वित्त आयोग के कार्य क्या है और वित्त आयोग कौन बनाता है। ठीक है, अब 16वें वित्त आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी है राज्य से संबंधित, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा कहना चाहिए टॉपिक है। तो 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश ये दी है कि राज्य में मतलब केंद्र द्वारा जो भी टैक्स वसूला जाता है, चाहे वो आपका कहना चाहिए जीएसटी हो या अनुच्छेद 200 आर्टिकल 270 के तहत जो भी टैक्स वसूले जाते हैं उसमें राज्य की हिस्सेदारी, इसमें केंद्र द्वारा वसूले गए टैक्स में या कर में राज्य की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, 41%। 15वां जो वित्त आयोग आया था उसने भी जो है 41% ही राज्य की हिस्सेदारी रखी। ठीक है, इसके अलावा जो राज्य जितनी अधिक तेजी से या जितना अच्छे तरीके से जीडीपी में अगर ग्रोथ करेगा तो उसे जो है एक्स्ट्रा 10% करना चाहिए अनुदान दिया जाएगा, है ना। तो टैक्स में जो हिस्सेदारी रहेगी या अनुदान जो रहेगा वो 10% रहेगा जीडीपी में। फिर इसके अलावा जो राज्य वन मतलब फॉरेस्ट और पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी में ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेगा तो उसको भी जो है 10% इसके अलावा भी दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो फॉरेस्ट और इकोसिस्टम को महत्व नहीं देते, क्यों, क्योंकि औद्योगिकीकरण के कारण, है ना, क्योंकि ऐसे कुछ स्टेट है जो औद्योगिकीकरण के लिए जो आगे बढ़ते रहते हैं। फिर इसके अलावा जो राज्य जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे उसको कहना चाहिए टैक्स जो वसूली होती है उसमें से 10% का और अधिक अनुदान दिया जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं तो केरला में जनसंख्या को मतलब कहना चाहिए बेहतर तरीके से नियंत्रित किया गया है ना, लेकिन उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के अगर राज्य की मैं बात करूं तो उत्तर भारत में जनसंख्या का ग्रोथ अधिक है, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने या दक्षिण भारत के जो स्टेट हैं उन्होंने अपने आप जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित रखा है। तो पहले क्या होता था कि सभी राज्यों को बराबर बराबर टैक्स दिया जाता था, लेकिन अब ये बोला गया है कि जो राज्य जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करेगा उसे 10% का टैक्स और दिया जाएगा, मतलब कुल मिलाकर अनुदान और दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्षेत्रफल के आधार पर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर आप जो टैक्स में करना चाहिए राज्य की जो हिस्सेदारी है वो क्षेत्रफल में 10% और जनसंख्या में 17.5% मतलब 17.5% जो है आप हिस्सेदारी रख रहे हो। तो इसके पीछे रीजन ये है कि पहले आप बोलते हो कि जनसंख्या को नियंत्रित कीजिए, हमारे यूपी में, बिहार में, एमपी ऐसे स्टेट है जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, तो कुल मिला के उसमें टैक्स में जो दर में जो हिस्सेदारी वो आप 17.5% रख रहे हैं। इससे दक्षिण भारत के स्टेट को क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। दूसरा ये बोला गया कि क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप कहना चाहिए कर में की अगर हिस्सेदारी दोगे तो हमारा क्षेत्रफल तो छोटा है,
हमें तो क्या मिलेगा, कम पैसा मिलेगा ना, और उत्तर भारत के जो राज्य है उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा तरह से एक मुद्दा बना हुआ है। फिर अगर राज्य का राजकोषीय घाटा 3% तक सीमित कर दिया जाए, राजकोषीय घाटा मतलब आय व्यय से संबंधित जो घाटा होता है उसे राजकोषीय घाटा बोलते हैं, है ना। वो अभी हमारे यहाँ पे भारत का 4.5% है ना। अगर कोई भी राज्य राजकोषीय घाटा 3% तक सीमित रखता है तो उसे करना चाहिए टैक्स में हिस्सेदारी बढ़ेगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये सिफारिशें दी गई थी। इसके अलावा वित्त आयोग क्या करता है, अनुच्छेद 275 के तहत विशिष्ट अनुदान प्रदान करता है। विशिष्ट अनुदान मतलब कि एसटी क्षेत्र के प्रशासन उनके कहना चाहिए अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र है, जैसे पूर्वी भारत के जो स्टेट है ना, 7 सिस्टर्स जिसे कहा जाता है, या फिर उत्तर भारत के कुछ ऐसे ऊपर वाले जो क्षेत्र है जो जनजाति बहुल वाले हैं, तो वहां पर विशिष्ट अनुदान प्रदान किया जाएगा। विशिष्ट अनुदान का मतलब ये होता है कि अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र के प्रशासक बुनियादी अवसंरचना के निर्माण हेतु यह अनुदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। कहां से, भारत की संचित निधि से, ठीक है। अब 282 के तहत जो विवेकाधीन अनुदान है, विवेकाधीन अनुदान का मतलब कि आपातकालीन स्थिति में भारत सरकार को अगर ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है तो सरकार के द्वारा संचित निधि से नहीं और वित्त आयोग की सिफारिश के बाद नहीं दिया जाता है ना। आपातकालीन स्थिति में उस स्टेट को अनुदान दिया जा सकता, अनुदान मतलब पैसा दिया जा सकता, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, वन लाइनर क्वेश्चन में कि 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो अरविंद पनगड़िया, ठीक है। कब से कब तक ये कार्य करेगा, तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के, ठीक है। किस आर्टिकल में वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 में, ठीक है। कौन नियुक्त करता है भाई, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कितने साल के लिए बनाया जाता है, 5 साल के लिए। 5 साल जैसे ही खत्म होता है राष्ट्रपति जो है पुनः वित्त आयोग का गठन कर सकता है। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि वित्त आयोग अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो इसके पहले भी वो वित्त आयोग को समाप्त करके पुनः वित्त आयोग का गठन कर सकता है, ठीक है। क्या कार्य करता है, आर्टिकल 281 के तहत केंद्र और राज्य के बीच में करों का न्यायोचित वितरण करता है। इसके अलावा नागरिक व राज्य स्थानीय निकायों के बीच में भी कर का न्यायोचित वितरण करता है, ठीक है। और क्या क्या सिफारिशें दी है तो ये हमने बता दी। इसके अलावा आर्टिकल जो 275 इसके तहत आपको विशिष्ट अनुदान दिया जाता है, और आर्टिकल 282 के तहत क्या दिया जाता है, विवेकाधीन अनुदान। अब 16वें वित्त आयोग की अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि 16वें वित्त आयोग की क्या क्या सिफारिशें बताइए, तो पीएससी के हिसाब से ये आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो है सिफारिशें दी गई थी, ठीक। इतनी सिफारिशें जो है इसे दी गई थी। अब मुझे आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 15वें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, उसका टाइम पीरियड कब से कब तक के था, और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।